नमस्कार। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। वहीं लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालय से जुड़े विषयों पर सवाल पूछे गए, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है किसान उत्पाद संगठन को बढ़ावा दिए जाने से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय से पूछा है कि सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इससे पैक्स से जुड़े किसानों को किस प्रकार सहायता मिलेगी और देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने में यह कदम किस प्रकार सहायक होगा। इस सवाल का जवाब सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर केंद्रीय क्षेत्रक योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन के अंतर्गत पैक्स के सशक्तिकरण के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्धन के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। एफपीओ योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान उत्पादक संगठन को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन और हैंड होल्डिंग के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए की सीमा तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों और पैक्स के बीच उनके उपज उत्पादों के बैकवर्ड के साथ साथ फॉरवर्ड एकीकरण के लिए बाजार लिंकेज का भी विकास किया जा रहा है। ये पहल किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करके उन्हें अपनी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगा। मौजूदा पैक्स के सदस्यों के साथ एफपीओस का गठन किया जाना है, जिससे एफपीओ और पीएसीएस के बीच बाजार लिंकेज विकसित हो सकेगा। इससे पैक्स के साथ साथ उसके सदस्यों को भी अपने उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पीएसीएस को व्यापार का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण कार्यों में एफपीओस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पैक्स एफपीओ के इस व्यवसाय के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत होंगे। इससे पैक्स आय के नए और स्थायी स्रोत उत्पन्न कर सकेंगे। अब सवाल राज्यसभा से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद सदानंद महालू शेठ तानयेड़े ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि देश भर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों की श्रेणीवार सूची क्या है। अपने गृह राज्य के अलावा अन्य स्थानों पर अध्ययन केंद्रों वाले विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है। मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है और पत्राचार से विधि पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की राज्यवार संख्या वेबसाइट पर दी गई है। यूजीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकारी विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और मानित विश्वविद्यालयों की सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूजीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ ऐसे कानून बनाने की शक्ति उस अधिनियम द्वारा तय की जाती है जिसके माध्यम से ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। यानी अगर उनके अधिनियम में ऐसा हो तो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हो सकता है। जैसा कि इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों के पास राज्य के भीतर ऐसे क्षेत्राधिकार हो सकते हैं। मानित विश्वविद्यालय संस्था भारत में कहीं भी विनियामक अनुमोदन और यूजीसी विनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन कैंपस के बाहर केंद्र खोल सकती है। यूजीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार 15 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। यूजीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार यूजीसी विनियम 2020 के विनियम 2 या के अनुसार उच्चतर शिक्षा में मुक्त और दूरस्थ अधिगम मोड और ऑनलाइन मोड में कानून की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। अगला सवाल दूध के उत्पादन बढ़ाए जाने को लेकर है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एस कल्याण सुंदरम ने। उन्होंने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पूछा कि देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पशु स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में घोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने दिया।
उन्होंने बताया कि पशुपालन और डेयरी विभाग देसी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन को आनुवांशिक उन्नयन और बोवाइनों के दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल है 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले जिलों में कवरेज का विस्तार करने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन, बोवाइनों के तीव्र आनुवांशिक उन्नयन के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, 90% से अधिक सटीकता के साथ बछिया पैदा करने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम, उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम। ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों के माध्यम से किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की प्रदायगी, उद्यमिता विकास और रोग मुक्त बछिया उपलब्ध कराने के लिए नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना। विभाग पशु रोगों के लिए रोग निरोधी टीकाकरण से पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करने, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्रीय क्षेत्र की योजना पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन और संवर्धन कर रहा है। 100% केंद्रीय सहायता के तहत सहायता प्राप्त प्रमुख कार्यकलाप खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिटेट्स, रुमिनेंट्स और क्लासिकल स्वाइन ज्वर के लिए टीकाकरण है और राज्य प्राथमिकता प्राप्त आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी उभरते हुए और जेनेटिक पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता में निथियन पैटर्न केंद्र और राज्य के बीच 60 और 40, पर्वतीय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात में और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% है। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण घटक के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की खरीद और अनुकूलन के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1962 से किसानों के द्वार पर रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा कार्यकलाप, दृश्य श्रव्य सहायक उपकरण और विस्तार सेवाओं सहित पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी के लिए उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों को 90 और 10 के अनुपात में, अन्य राज्यों को 60% और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% आवर्ती परिचालन व्यय प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आहार और चारा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं जिससे पशुधन पोषण में योगदान मिलता है। इनमें चारा बीजों की सभी श्रेणियों के उत्पादन के लिए 100% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिससे उच्च उपज चारा किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम घटक के तहत कुल मिश्रित राशन, चारा ब्लॉक, साइलेज और घास तैयार करने के लिए अवसंरचना स्थापित करने के लिए पात्र संस्थाओं को 50% पूंजीगत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि देश में पशु आहार, कुल मिश्रित राशन, साइलेज, बाईपास प्रोटीन, खनिज मिश्रण, आहार संपूरक और आहार प्रीमिक्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन को समर्थन देती है। अगला सवाल महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ा है। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद के सुरेश रेड्डी आर ने। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा महिलाओं के लिए फैशन डिजाइन, ब्यूटिशियन जैसे एक ही प्रकार के कौशल पर केंद्रित केवल 21 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और इन पाठ्यक्रमों में महिलाओं के नामांकन दर मात्र 20% है, जबकि पुरुषों के लिए संचालित ITI में 153 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। अगर हाँ, तो इस प्रमुख मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दिया। उन्होंने बताया कि 33 में से विशेष रूप से 19 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिए हैं। ये महिला NSTI शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना के तहत 19 पाठ्यक्रम और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 23 पाठ्यक्रम प्रदान करती है। महिला NSTI, CTS और CITS दोनों में महिला प्रशिक्षणार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर जैसे व्यवसायों में पाठ्यक्रम भी प्रदान करती है। यहाँ तक कि इंदौर और वडोदरा स्थित महिला NSTI में इलेक्ट्रीशियन जैसे व्यवसाय भी आरंभ किए गए हैं। 2023-24 से 3 महिला NSTI में व्यवसाय आरंभ किया गया है। वर्ष सर्वेयर 2024-25 से पहली बार 8 महिला NSTI में CTS के तहत नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक नया व्यवसाय शुरू किया जा रहा है। CITS के तहत स्वीकृत सीटों में से 50.45% महिला प्रशिक्षणार्थी थी, जबकि NSTI में
CTS प्रशिक्षण के तहत 84% प्रशिक्षणार्थी महिलाएं थी। महिलाओं के लिए पाठ्यक्रमों में भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सभी बालिका अभ्यर्थियों के लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है और महिलाओं के लिए सामान्य NSTIs में सामान्य व्यवसायों में प्रवेश के लिए 30% सीटें आरक्षित हैं। आज का अगला सवाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा है। सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह ने। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से पूछा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए की गई विभिन्न पहलों का ब्यौरा क्या है। इस प्रयोजन के लिए वर्षवार कितना बजट निर्धारित किया गया है और NEP के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और क्या शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर व्यवसायोन्मुखी कौशल आधारित बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है ताकि 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को लाभप्रद रोजगार मिल सके। इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने दिया। उन्होंने बताया कि NEP 2020 की घोषणा के बाद स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में कई परिवर्तनकारी बदलाव हुए हैं। स्कूल शिक्षा में स्कूलों के उन्नयन के लिए PM जैसी कई पहल की गई हैं। ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करने के लिए समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, विद्या प्रवेश 3 महीने के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशा निर्देश, शिक्षा तक सुसंगत मल्टी मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करने के लिए PME विद्या, ई-पुस्तकें और ई-सामग्री वाले वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दीक्षा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण सामग्री के लिए फाउंडेशन स्टेज और जादुई पिटारा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का शुभारंभ, परख, निष्ठा 1, 2 और 3, विद्या समीक्षा केंद्र, एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक, शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला, 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी गैर साक्षरों को लक्षित करने वाली एक योजना, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या उल्लास का कार्यान्वयन जैसी कई योजनाएं जारी हैं। इसी प्रकार उच्चतर शिक्षा में पूर्व स्नातक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे दिशा निर्देशों, विनियमों के संयोजन से राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क जैसे विभिन्न पहल सुधार किए गए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक कार्यक्रम में एकाधिक प्रवेश और निकास, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलना, एक साथ 2 अकादमिक कार्यक्रम चलाना, प्रत्येक छात्र की स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री जो पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक उनकी शैक्षिक यात्रा और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन पहचान के रूप में कार्य करेगी। ODL ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन आजीवन पहल के रूप में कार्य करेगी। ODL ऑनलाइन शिक्षा का संशोधित विनियमन, स्वयं प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नियमित पाठ्यक्रमों में 40% तक क्रेडिट की अनुमति देना, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मौजूदा जनशक्ति के कौशल और अपस्किलिंग और रीस्किलिंग को बढ़ाने के उद्देश्य से नए स्वयं प्लस पोर्टल का शुभारंभ, समर्थ के माध्यम से प्रवेश से लेकर डिग्री प्रदान करने तक उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रशासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उद्योग विशेषज्ञों के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रैक्टिस के प्रोफेसर संबंधी दिशा निर्देश, भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों में विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देश और एक शैक्षणिक वर्ष में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को 2 बार प्रवेश की अनुमति देना, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा में वृद्धि, शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणाली को शामिल करना, केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण की पहल को क्रियान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ एकीकृत करना, विद्यार्थियों की रोजगार परकता और उद्यमशील क्षमताओं को बढ़ाना, कार्य वातावरण से परिचित कराना और विद्यार्थियों में विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में जागरूकता पैदा करना है ताकि वो अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चुनाव करने में सक्षम हो सकें। इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस योजना के तहत योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। CBSE ने NEP की सिफारिशों के अनुरूप कक्षा 6 से 12 तक कौशल शिक्षा विषयों का विस्तार किया है और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ मिडिल स्कूलों के लिए 34 कौशल मॉड्यूल शुरू किए हैं। 2023-24 के लिए कौशल CBSE ने NEP की सिफारिशों के अनुरूप कक्षा 6 से 12 तक कौशल शिक्षा विषयों का विस्तार किया है और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ ही मिडिल स्कूलों के लिए 34 कौशल मॉड्यूल शुरू किए हैं। 2023-24 के लिए कौशल विषयों के नामांकन दोनों स्तरों पर 15 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंच गया है। बोर्ड ने कौशल शिक्षा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए 70 कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की और साक्षरता पोर्टल लॉन्च किया है। कक्षा 6 से 12वीं तक 3,26,000 से अधिक छात्रों ने कम से कम एक कौशल मॉड्यूल पूरा कर लिया है।
अगला सवाल महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी से जुड़ा हुआ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद प्रवीण पटेल ने। उन्होंने खान मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार खनिजों की खोज में आर्थिक निवेश और विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने की योजना बना रही है। अगर हाँ, तो नीलाम किए जाने वाले खनिजों के ब्लॉक का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार उन्नत टेक्नोलॉजी क्षेत्रों के लिए आवश्यक खनिजों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कार्यनीति तैयार करने की योजना बना रही है। अगर हाँ, तो इस क्षेत्र में शुरू किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है। पिछले 10 वर्षों के दौरान अगर कोई नए खनिज भंडार पाए गए हैं तो उनके बारे में क्या जानकारी है और सरकार किस प्रकार से चुनौतियों पर काबू पा रही है और भारत में खनिज उत्खनन के अवसरों का लाभ उठा रही है। इस सवाल का जवाब कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, केंद्र सरकार ने खान और खनिज अधिनियम 1957 को MMDR संशोधन अधिनियम 2023 के माध्यम से संशोधित किया है, जिसके तहत केंद्र सरकार को MMDR अधिनियम 1957 की अनुसूची 1 के भाग घ में दिए गए 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। अब तक लिथियम, REE, ग्रेफाइट, वेनेडियम, निकल, क्रोमियम, ग्लैकोनाइट, प्लाटिनम तत्व समूह और फॉस्फोराइड जैसे खनिजों वाले 14 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। ये ब्लॉक बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों से ग्रेफाइट, ग्लैकोनाइट, फॉस्फोराइट, निकल, PGE, REE, पोटाश, टंगस्टन, वेनेडियम, ग्लैकोनाइट, कोबाल्ट और क्रोमियम जैसी वस्तुओं के 21 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की गई। भारत सरकार ने भारत के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने, साथ ही उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित मुख्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खान और खनिज अधिनियम 1957 और अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 को 2023 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के गवेषण और खनन को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त गहराई में स्थित 29 खनिजों, जिनमें महत्वपूर्ण खनिज भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खान मंत्रालय ने 22 निजी एजेंसियों को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के वित्त पोषण के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं। वर्ष 2023 में खान मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास और व्यवसायीकरण के बीच के अंतर को पाटने के लिए खनन और खनिज क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप्स और MSME में अनुसंधान और नवाचार को वित्त पोषित करने के लिए S&T प्रिज्म शुरू करके S&T कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया है। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से समृद्ध और महत्वपूर्ण खनिजों के गवेषण और विकास में नवीनतम प्रौद्योगिकियों तक पहुंच वाले ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, मोजाम्बिक जैसे संसाधन समृद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। मंत्रालय के अधीन संयुक्त उद्यम कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने लिथियम के गवेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,700 हेक्टेयर का अधिग्रहण किया है। 2015 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए प्रमुख खनिज राज्यों और खान मंत्रालय को महत्वपूर्ण खनिजों सहित विभिन्न खनिजों की 244 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और 324 भूवैज्ञानिक ज्ञापन सौंपे हैं। ये पहल खनिज संसाधनों की उपलब्धता और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करके भारत के आर्थिक विकास में योगदान देगी। अगला सवाल गांव की लोक शिकायतों से जुड़ा। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मालविका देवी ने। उन्होंने पूछा कि सरकार द्वारा खराब कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की शिकायतों को दूर करने में सहायता करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। क्या कालाहांडी में विशेष संदर्भ में ओडिशा के नंबरों के विवरण सहित कार्मिक संबंधी शिकायतों वाले लोगों के लिए कोई हेल्पलाइन स्थापित की गई है। और सरकार द्वारा परिवार में बिना अर्जक सदस्य वाली विधवाओं के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और ऐसे विशेष मामलों में किसी योजना का मानदंड का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली नाम का एक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसका उपयोग pgportal.gov.in पर किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी नागरिक केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए CP ग्राम्स पोर्टल पर शिकायतों को दायर करने को सुगम बनाने के लिए जन सेवा केंद्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। शिकायतें डाक या मेल से भी सीधे सरकार को भेजी जा सकती हैं। सरकार शिकायतों के निवारण पर नागरिकों का फीडबैक के लिए हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही
उड़िया सहित 10 क्षेत्रीय भाषाओं में एक फीडबैक कॉल सेंटर चला रही है, जिसमें 50 लोग तैनात हैं। अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत निवारण से संतुष्ट नहीं होता तो ये कॉल सेंटर अपील दायर करने में भी उसकी सहायता करता है। सरकार विधवाओं को पेंशन सहायता दिए जाने के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग की विधवाओं को 300 रुपए प्रतिमाह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाओं को 500 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाती है। सरकार ने मुख्य रूप से विधवाओं को लाभ पहुंचाने के आशय से कुटुंब पेंशन की शिकायतों को निपटाने के लिए 1 जुलाई 2024 से 1 महीने तक चलने वाले विशेष अभियान की भी शुरुआत की है। अब तक इस अभियान में कुटुंब पेंशन के 1140 मामलों को निपटाया जा चुका है। इसी के साथ प्रश्नकाल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में बात होगी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। नमस्कार।